Yes, students, am I audible? Please message. Okay, okay, okay. Okay, Ayush, Harshita. एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो क्या है? ऐसे ज्वालामुखी है जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक्टिव वोल्केनो। हाँ, हम देख रहे थे इंडिया के अंदर भी एक्टिव वोल्केनो है। अगर हम इसी मैप को थोड़ा आगे चले, ये अपना इंडिया आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर है बैरन आइलैंड। ठीक है, अगेन गुड आफ्टरनून, अगेन गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो लिख लीजिए इंडिया के अंदर जो एग्जाम्पल है बैरन आइलैंड एंड इट इज इन अंडमान, अंडमान। So just write active volcano. Active volcano are those volcano which keeps on erupting, which keeps on erupting after some time interval. After some time interval. मैम लाइट हाउस क्या था? हाँ, लाइट हाउस ये था। माउंट स्ट्रोम्बोलाई को कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। सीधा सीधा यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भू मध्य सागर का बिजली घर किसको कहते हैं? इस वोल्केनो को कहते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर ये फटता रहता, हर थोड़ी देर में फटता है तो उजाला होता है, लाइट होती है। यहाँ लाइट हुआ और अपने यहाँ लाइट चली गई है ना। सो ये इसी को कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। जहां आपने माउंट स्ट्रोम्बोलाई लिखा है उसी के साथ लिख लीजिए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, भू मध्य सागर का बिजली घर। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं, जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं। आई एम रिपीटिंग मोहिनी, रवीना। एक्टिव वोल्केनो आर दोज वोल्केनो विच कीप्स ऑन इरप्टिंग आफ्टर सम टाइम इंटरवल। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इन्हें दीज आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वोल्केनो, सो रहे हैं, स्लीपिंग वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लंबे समय अंतराल से नहीं फटे हैं। ठीक है मैम, लिखा नहीं गया इतनी जल्दी। ओके, एक्टिव वोल्केनो आर दोज वोल्केनो विच कीप्स ऑन इरप्टिंग आफ्टर सम टाइम इंटरवल। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए डॉर्मेंट वोल्केनो। अब ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लंबे समय अंतराल से नहीं फटे हैं। सोचिए 1000-2000 साल हो गया, ठीक है, ये ज्वालामुखी नहीं फटा। अगर ज्वालामुखी हजारों सालों तक नहीं फटेगा तो क्या होगा? हवा, पानी, धूप इस पहाड़ पे गिरेगी, धीरे धीरे इसका इरोजन होना शुरू होगा, अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तो ऊपर एक मिट्टी की परत जम जाएगी।
मिट्टी की परत जम जाएगी तो धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाएंगे, पेड़ पौधे उग गए तो एनिमल्स भी आ जाएंगे, पूरा जंगल बस जाएगा। धीरे धीरे यहाँ आसपास में इंसान आके बस गए, ठीक है, आसपास इंसान आके बस गए, सिटी बन गई। क्योंकि हजारों साल हो गए ना, वो ज्वालामुखी तो फटा नहीं, तो यहाँ पर सिटी बस गया, कोचिंग सेंटर्स भी खुल गए, ठीक है। और अचानक से एक दिन ये ज्वालामुखी फट पड़ा तो कितनी तबाही होगी, ब्लास्ट, ठीक है ना। इसका मतलब जो एक्टिव वोल्केनो है इससे हमें खतरा नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये ज्वालामुखी फट रहे हैं तो हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से हैं? डोरमेंट वोल्केनो, जो हजारों साल से नहीं फटे और अचानक से फट जाए। यहाँ पर जहाँ माउंट स्ट्रोम्बोला है, यहीं पर एक वोल्केनो है, माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, वेसुवियस। ये ऐसा ज्वालामुखी था, कई हजारों सालों से फटा नहीं था, तो आसपास एक सिटी बस गया था। फिर अचानक से ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया इसमें, और इस वजह से वो जो वहाँ आसपास जो पूरा शहर था पूरा लावा में दब गया एज इट इज। और इसी पर एक मूवी भी बनी है, आपने कभी देखी हो, दी वोल्केनो, देखिएगा आप, ठीक है ना। वो वोल्केनो इसी ज्वालामुखी पर है। तो इस तरह से अब तो ये वोल्केनो एक्टिव हो गया है, माउंट वेसुवियस, इटली में, ठीक है। आपने देखा है? अच्छा, यूट्यूब पर देखा है, देखिएगा आपको आइडिया लग जाएगा। सो ये अब क्या है, एक्टिव वोल्केनो हो गया है, ठीक है ना। सो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कुछ समय अंतराल पर फटते रहते हैं। यहीं पर एक और वोल्केनो है, माउंट एटना, ये भी इटली में ही है, यहीं पर माउंट एटना। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माउंट एटना is the example of the dormant volcano. In India also there is a dormant volcano, Narcondam Island, Narcondam Island, ये भी अंडमान में है, बैरन आइलैंड के नॉर्थ में, अंडमान, इंडिया, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, डॉर्मेंट वोल्केनो। Dormant volcano are those volcano which has not erupted over a long period of time, over a long period of time, but they can erupt anytime. They can erupt anytime. प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो लंबे समय अंतराल से नहीं फटे हैं, लंबे समय अंतराल से नहीं फटे हैं, किंतु वो कभी भी फट सकते, किंतु वो कभी भी फट सकते हैं। नेक्स्ट इज डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया 10,000 साल कि भाई पिछले 10,000 साल से नहीं फटे हैं और अब इनके भविष्य में फटने की संभावना नहीं है। सो ऐसे वोल्केनो को हम क्या कहते हैं? डेड वोल्केनो।
आइलैंड्स कैसे बनते हैं? आपने सुना है हवाई आइलैंड्स के बारे में? हवाई आइलैंड इज अ एग्जांपल ऑफ डेड वोल्केनो। हवाई आइलैंड आपको पता है आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे ही एक वोल्केनो है माउंट पोपा, दिस इज इन म्यांमार, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डेड वोल्केनो, माउंट पोपा। ठीक है। सो मृत ज्वालामुखी कैसे होते हैं ये डेड? देखो आइलैंड्स कैसे बनते हैं। सपोज ये महासागर है, ठीक, पानी भरा हुआ है। अब इस महासागर के अंदर ज्वालामुखी तो कहीं भी फट सकता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी यहाँ जमीन पर भी फट सकता है तो पहाड़ बन जाएगा। ये भी तो हो सकता है ज्वालामुखी सागर में फट गया, तो मान लो ये वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये ज्वालामुखी फटता जा रहा है, पहाड़ की हाइट बढ़ती चली जा रही है, फटते फटते ये इतना ऊंचा हो गया। ठीक। तो अब देखो सागर के ऊपर हमें तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नजर आ रहा है। ये छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया? आइलैंड। आइलैंड हो गया ना। तो आपको पानी की सतह के ऊपर एक छोटा आइलैंड दिख रहा है, बट एक्चुअल में आइलैंड्स है क्या? ये छोटा नहीं है, ये इतना ऊंचा समुद्री पहाड़ है जिसकी चोटी हमें दिखाई दे रही है। आइलैंड्स ऐसे बनते हैं। मैंने आपको बताया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ पानी की प्लेट जमीन की प्लेट से भिड़ रही है। सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस वहीं पर हो रहे हैं। ऐसा होता है रात में सोए तो हम पानी था, सुबह उठ के देखा तो वहां एक आइलैंड डेवलप हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ज्वालामुखी इरप्ट होते 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 वो पानी की सतह के ऊपर दिखने लगा। ठीक है ना। अब फिर क्या होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि गर्म है अभी लावा, तो हो सकता है कि वो अगर ठंडा हो गया बैठ गया नीचे तब तो कोई बात नहीं, पर अगर वहीं सॉलिडिफाई हो गया ऊपर हो गया तो मैप में एक आइलैंड और जुड़ जाएगा, नया आइलैंड बन जाएगा। ऐसे आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है ना। सो हवाई आइलैंड इसी तरह के आइलैंड्स है। ज्वालामुखी फट नहीं रहे हैं, डेड है। डेड हो गया तो वहां पे मिट्टी जम गई, पेड़ पौधे उग गए, और अब तो वहां पे इंसान रहते हैं। ठीक है ना। हवाई आइलैंड एक्चुअल में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उसमें से इसके कुछ आइलैंड तो डेड हो गए, लेकिन कुछ आइलैंड आज भी एक्टिव है। ठीक है ना। सो लिख लीजिए डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो आर दोज वोल्केनो which has not erupted since 10,000 years. Since 10,000 years. And there is no possibility of eruption in future. There is no possibility of eruption in future. मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो पिछले 10,000 साल से नहीं फटे हैं और जिनके भविष्य में फटने की संभावना नहीं, जिनके भविष्य में फटने की संभावना नहीं है। तो हम देख ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ फटते हैं। याद है हमने किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कहाँ फटेंगे? जहाँ एक पानी की प्लेट और एक जमीन की प्लेट भिड़ेगी। ठीक है ना। जमीन की प्लेट हल्की होती है, पानी की प्लेट भारी होती है। तो पानी की प्लेट जमीन की प्लेट के नीचे धंसती है तो इसका नीचे वाला हिस्सा पिघलेगा, मैग्मा बन गया, बहुत सारा पानी नीचे गया, भाप बन गया। यानी ये इलाके, इतने इलाके में
अगर जमीन पे फट गया तो पहाड़ बन गया, पानी में फट गया तो आइलैंड बन गया, ठीक है ना। तो जो सबसे मेजर एरिया है वो है अगेन सिरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। यही वाला एरिया अगर हम देखें, दिस इज द मैप ऑफ द यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है। एशिया के नीचे अगर हम देखें, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड, दिस इज न्यूजीलैंड, ठीक। और इसी से आगे इधर चलेंगे हम तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे साउथ अमेरिका। एक रफ मैप मैंने बनाने की कोशिश की है जस्ट आपको ये बताने के लिए कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अभी कल ही आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना, रिसेंटली अभी एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, क्या नाम है उसका, ये न्यूजीलैंड है यहाँ। यस, what is the difference between island and the mountain? आइलैंड समुद्री पहाड़ ही है, ठीक है। समुद्री, ऐसे समुद्री पहाड़ जिसकी चोटी पानी की सतह से थोड़ा ऊपर आ गई, उसी को आइलैंड्स कहते हैं। सागर में होंगे आइलैंड, और यही ज्वालामुखी जमीन पर फट गए, जमीन पर फट गए तो ये पहाड़ हो गए, ठीक है अमन, ठीक है। तो अब आप देखो ये वाली प्लेट कौन सी हो गई, पैसिफिक प्लेट, याद है टेक्टोनिक प्लेट मैंने बताया था, ये आ गई। ये वाली टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, और ये वाली प्लेट कौन सी हो गई, पैसिफिक प्लेट। तो ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा पैसिफिक प्लेट चारों तरफ से घिर गई है। ये कैसे भिड़ रही है, ये देखो, अमेरिकन प्लेट ऐसे भिड़ रही है इधर आके पैसिफिक प्लेट से, पैसिफिक प्लेट किससे भिड़ रही है, यूरेशियन प्लेट से। और इस वजह से क्या हो रहा है, ये किनारे किनारे पर इनके नीचे धंसती चली जा रही है, और इस वजह से आज की तारीख में जितने भी ज्वालामुखी फट रहे हैं 80 से 85% वोल्केनिक इरप्शंस यहीं पर हो रहे हैं। इसीलिए इस एरिया, एक तरह से आप देखो एक रिंग बन गई, इसलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, इसको कहते हैं आग का गोला, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला कहते हैं, ठीक है। इसको ही सिरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ फटते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ फटते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र। आज की तारीख में जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं 80 से 85% वोल्केनिक इरप्शंस यहां पर हो रहे हैं। यस भगत, सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं पर आते हैं। तो भूकंप इसीलिए तो आते हैं सबसे ज्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। मैंने आपको बताया था भूकंप या ज्वालामुखी ज्यादा कहाँ होगा, प्लेट के किनारों पर, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, किनारे भिड़ रहे हैं। 4 प्लेट आ गई, याद है मैंने आपको बताया था टोटल 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, और 7 में से 4 तो यहीं आ गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री ऐसे जा रही है, इस पे ही यहाँ आपको पता इंडोनेशिया है, इसीलिए इंडोनेशिया में आए दिन भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है। हाँ यस मोहिनी रवीना, टैंगो, टोंगा,
इज द नेम ऑफ द आइलैंड, ठीक है ना। सो वो भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास यहीं पर इरप्शन हुआ है। और आप मैप को देखोगे, यहाँ पर मैप में देखिएगा थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स आर स्कैटर्ड हियर, हजारों द्वीप यहाँ पर फैले हुए हैं। ये सब आइलैंड्स क्या हैं? वोल्केनिक इन नेचर। यहाँ अब क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा आइलैंड्स प्रशांत महासागर में क्यों हैं, तो अपना आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट भिड़ती है, तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पर फटते हैं। क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा यहाँ भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट भिड़ रही है। क्वेश्चन पूछे नहीं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर क्यों फट रहे हैं? क्योंकि ये जो एक प्लेट है पैसिफिक प्लेट, चारों तरफ से घिर गई है। एक पानी की प्लेट है, बाकी सब जमीन की प्लेट है, भिड़ रही है, धंसती चली जा रही है, इसलिए वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है। और अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटी में तीन मेन चीज होती है। तीन मेन चीज, या तो भूकंप आता है, या ज्वालामुखी फटता है, या फिर पहाड़ बन जाते हैं, जैसे हिमालय बना है कि नहीं। अब देखो, ये जब अमेरिकन प्लेट इधर पैसिफिक प्लेट से भिड़ेगी, तो भाई धक्का तो इस प्लेट को भी लग रहा है, तो इस प्लेट पे भी तो कुछ होगा। क्या होगा? ये प्लेट जब ऐसे भिड़ेगी, इस प्लेट का ये जो किनारा है, ये पश्चिम किनारे, ये मुड़ जाएंगे। आप कुछ ऐसे इमेजिन करो, आपके हाथ में कोई एल्यूमिनियम की प्लेट है और आप दोनों प्लेट को भिड़ा दो, दो एल्यूमिनियम प्लेट को भिड़ा दो, तो क्या होगा? जिस जगह भिड़ेगी वो किनारा फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा कि नहीं। इसी तरह से ये अमेरिकन प्लेट का किनारा ऊपर से लेके नीचे तक फोल्ड हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक फोल्ड हो गए ऐसे। और तो इसका मतलब बहुत लंबी माउंटेन रेंज बन गई यहाँ पे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन रेंज? क्या आप बता सकते हो कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? यस भगत, वेरी गुड, एंडीज। एंडीज कौन सी वाली है, ऊपर वाली की नीचे वाली? यस, अदर स्टूडेंट्स, व्हाई यू ऑल आर नॉट आंसरिंग? कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत फेमस हैं ये रेंज? ऊपर वाली। ऊपर वाली नहीं है, नीचे वाली है, ठीक है ना। आपने सुना होगा रॉकीज एंड एंडीज। तो ये जो ऊपर पर्वत श्रृंखला बनी है, ये कौन सी है? रॉकीज। ये नीचे जो पर्वत श्रृंखला बनी है, ये कौन सी है? एंडीज। है समझ में? ठीक है। और यहां क्या है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो अब इसका कौन सा किनारा मुड़ गया? इसका पूरब का किनारा, क्योंकि ये किनारा भिड़ रहा है तो ये किनारा मुड़ गया, ऊपर से लेके नीचे तक यहां पहाड़ बन गए। और दिस इज द रीजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यहां पहाड़ है, हवा आती है तो बारिश पहाड़ के इस तरफ हो जाती है, और 2/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का क्या है? रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या सबसे कम है। तो आप यहाँ का पूरा सिस्टम समझ पा रहे हो? ये सारे पहाड़ क्यों ज्वालामुखी फट रहे हैं, भूकंप आ रहा है, माउंटेन रेंजेस बन रही हैं, सारा क्यों हो रहा है? सबका इतने सारे क्वेश्चन आंसर एक ही है, पहाड़ पैसिफिक प्लेट जो है चारों तरफ से जमीन की प्लेट से घिर गई है। यहाँ जो मेन वोल्केनिक इरप्शंस है, मैं उनके नाम लिख रही हूँ। ये इंडोनेशिया द्वीप है, इंडोनेशिया आइलैंड्स है यहाँ पर, इंडोनेशिया। तो जो फेमस माउंटेन पीक्स है मैं वो लिख रही हूँ। माउंट काराकोटा, माउंट काराकोटा, इट इज इन इंडोनेशिया। यहीं पर आपको पता है फिलीपींस है, फिलीपीन एक देश है, फिलीपींस। फिलीपींस में भी आए दिन भूकंप आते हैं, और यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, माउंट मेयॉन। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगी, जो मेन है मैं उसके नाम लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ज्वालामुखी, यही आपको पता है जापान। अब समझ में आया?
जापान में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? आपने नाम सुना होगा यहाँ का वोल्केनो, माउंट फूजियामा। फूजियामा, माउंट फूजियामा, ये कहाँ पर है? जापान में। फिर ये बीच में यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे हवाई आइलैंड्स, ये हवाई आइलैंड्स यहाँ पर है, हवाई आइलैंड्स। और ये ऐसे पहाड़ है, मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, और क्योंकि यहाँ पानी की प्लेट धंस रही है तो इनमें जगह जगह ज्वालामुखी फट रहे। तो यही रॉकीज में एक पहाड़ है माउंट रेनियर, यूएसए। ये एंडीज में, आप देख रहे हो अपने हिमालय में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां दो जमीन की प्लेट भिड़ रही है। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन्स है, मुड़ने से बने, रॉकीज एंडीज भी फोल्ड माउंटेन्स है, मुड़ने से बने, लेकिन एंडीज में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक है, यहीं पर एक चोटी है माउंट, विजिबल इधर लिख रही हूं मैं, माउंट अखैनकागुआ। अखैनकागुआ जो है साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट भी है। यहीं पर एक ज्वालामुखी है, ये नाम भी आपने सुना होगा, माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये भी ज्वालामुखी है। पूछ ले, सीधा सीधा पूछेंगे कोटोपैक्सी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और यहीं पर एक और अखैनकागुआ के पास में ही एक और ज्वालामुखी है, ओजस दल सलादो। और ये क्या है? सबसे ऊंचा, दिख रहा है ना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। क्वेश्चन पूछे सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस दल सलादो। यस अश्मित, एल्प्स एंड एटलस भी फोल्ड माउंटेन्स है। वो कहाँ है? वो यहाँ पर है। अगर हम चले थोड़ा आगे, अपना ये आ गया यूरोप, यूरोप से आगे चले, नीचे चलेंगे तो थोड़ा सा और आगे लेके चलते, रुको। ये यूरेशियन प्लेट आपको पता है बहुत बड़ी है, ठीक। और यूरोप के नीचे दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका से आगे चले, ये यूरेशियन प्लेट, थोड़ा आगे चलेंगे, यही अपना इंडिया आ गया। इंडोनेशिया को थोड़ा पीछे कर रही हूँ उस तरह, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है? ये अफ्रीकन प्लेट ऐसे भिड़ रही है और ये यूरोपियन प्लेट ऐसे आ रही है। ये दोनों प्लेट ऐसे भिड़ रही है, और जब दोनों प्लेट ऐसे भिड़ेंगी तो इस बार किनारे किस दिशा में फोल्ड हो जाएंगे? इस दिशा में। तो यहाँ यूरोप की प्लेट मुड़ गई, तो यहाँ पे कौन से पहाड़ बन गए? एल्प्स। ये अफ्रीकन प्लेट ऊपर गई तो इसका ये किनारा मुड़ गया, तो ये कौन से पहाड़ बन गए? एटलस। अब क्लियर है? और यहाँ बीच में ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ भी अभी हमने देखे थे 3 ज्वालामुखी, माउंट स्ट्रोम्बोलाई, अभी अभी डिस्कस किया था, माउंट स्ट्रोम्बोलाई जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस। ये 3 इंपॉर्टेंट वोल्केनो यहाँ पर है। तो ये मेन वोल्केनोज हैं, ठीक है। तो हमने देखा, हम देख रहे हैं कि विश्व में, यानी विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी हमें कहाँ पे दिखते हैं? मेडिटेरेनियन सी में। तो और यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से भिड़ी तो यहाँ हिमालय बन गए, ये हिमालय आ गए, हिमालयाज। तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी रेंजेस हैं वो सारी आ गई अपने मैप में। ये आ गए रॉकीज, एंडीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ है इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको डिवाइडिंग रेंज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रेगिस्तानी एरिया को फर्टाइल एरिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या बसी है वो इतने से एरिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल जनसंख्या है उतनी तो हमारे भारत में हर साल ऐड हो जाती है,
इतनी कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, पूरा सिस्टम वोल्केनो। Any doubt or confusion, then please message me. आपने एक और ज्वालामुखी सुना होगा, यहाँ ये एक अकेला ज्वालामुखी है अफ्रीका में। ये नाम भी आपने सुना होगा, माउंट किलिमंजारो। ये भी ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है। सो दीज आर द मेन वोल्केनोज। Is this clear? Please message me. आपके सीधे सीधा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, माउंट मेयॉन कहाँ है? फिलीपींस। माउंट फुजियामा कहाँ है? जापान में। माउंट काराकोटा कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट कोटोपक्सी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। इक्वेडोर यहाँ पे देश है, वहां पर है। और ये जो दोनों पहाड़ है, अखैनकागुआ, ओजस दल सलादो, यहाँ पे कंट्री आता है चिली, सुना होगा आपने, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। फिर यहाँ ये तीनों इटली में आते हैं, स्ट्रोम्बोला, एटना एंड माउंट वेसुवियस, तीनों इटली में। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। क्लियर है मैम? इंडिया, इन्हें लिस्टेड करके लिखा दो। अच्छा, लिस्टिंग करके लिखा दो, ठीक है। एक एरिया और देख लो, उसी साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का मैप मैं वापस इधर बना रही हूं, तो आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। भाई यहाँ ये सारी प्लेटें भिड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं से तो दूर जा रही होंगी, तभी तो इधर आके भिड़ रही हैं। भाई सी, अगर ये दो प्लेट हैं, ये अगर यहाँ भिड़ रही है, तो मतलब किसी तीसरी चीज से तो ये दूर आ रही होंगी ना। तो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, या तो कोई दो प्लेट एक दूसरे से भिड़ रही हैं, या क्या हो रहा है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये दूर कहाँ जा रही हैं? ये यहाँ पे आ रही हैं दूर। अगर हम देखें, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो इस जगह पे ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, फट रही हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर किया था, तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो नीचे से लावा निकल के ऊपर आएगा। तो यहाँ भी वल्केनिज्म हो रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ही है आगे, यही वाला अमेरिका, ठीक है। मुझे सिर्फ अटलांटिक ओशियन बनाना था, क्लियर, अटलांटिक ओशियन। तो ये जिस जगह पर ये दो, अब ये अमेरिका यहां से दूर जा रहा है। मैंने क्या कहा, अमेरिका कैसे जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है अमेरिका। तो इस दिशा में जा रहा है अमेरिका, इस दिशा में, इस दिशा में आ रहा है, तभी तो इधर आके पैसिफिक प्लेट से भिड़ रहा है। धरती गोल है ना, तो वो यहां से दूर जा रही है, तभी तो इधर आके इससे भिड़ रही है। क्लियर है ना ये चीज? सो दिस इज द रीजन। इस एरिया को क्या कहते हैं? मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज, हिंदी में इसे कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। तो ये हो गया अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का वितरण।
क्लियर है? इसको आप पॉइंट्स में लिख लो। 3 मेन एरियाज हो गए ज्वालामुखी के। सबसे बड़ा एरिया तो हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दूसरा एरिया हो गया ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर। यहां ये आ गई मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। तीसरा एरिया मेन कौन सा हो गया? मेडिटेरेनियन सी। ये 3 बड़े एरिया हैं जहां ज्वालामुखी फटते हैं। तो मैं ये नाम यहां लिख रही हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। सो इसमें हम लिख रहे हैं मेजर एरियाज ऑफ वोल्केनो, मेजर एरियाज। तो आपको एक मोटा मोटा पूरे वर्ल्ड का पिक्चर क्लियर हो गया ना, कहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, कहाँ पर लंबे लंबे माउंटेन रेंजेस बन गए हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंडोनेशिया में आए दिन भूकंप आता है, ये प्लेट की बाउंड्री है और ये ऐसे होते हुए आ रही है ये बाउंड्री। तो यहाँ पर अपने हिमालय में भूकंप आते हैं, अफगानिस्तान में भूकंप आता है, ईरान में भूकंप आते हैं, ये वो बाउंड्री है। इज इट क्लियर? प्लीज मैसेज मी। सो मेजर एरियाज ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र। उसमें सबसे पहला लिख लीजिए सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, आग का गोला कहते हैं। ठीक है, आग का गोला। सेकेंड एरिया क्या हो गया? मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक। और तीसरा एरिया हो गया मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये 3 बड़े एरियाज हैं जहां पर ज्वालामुखी आते हैं, फटते हैं। इज इट क्लियर? धीरे धीरे हमने पूरा वर्ल्ड का मैप बना लिया। फर्स्ट का लास्ट वर्ड क्या है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक कटक और भूमध्य सागर। ये वो एरियाज हैं जहां ज्वालामुखी फटते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ज्वालामुखी हैं इनके नाम मैं यहां पे लिख देती हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंस जो है, माउंट माउंट फूजियामा जापान, माउंट मेयॉन फिलीपींस, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ पे पड़ता है? इक्वेडर देश का नाम है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। माउंट
अकेनकागुआ, माउंट अकेनकागुआ, ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। माउंट अकेनकागुआ हो गया। और ओजस दल सलादो, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। फिर आगे आपके माउंट स्ट्रोम्बोलाई, इटली, माउंट स्ट्रोम्बोलाई, इटली। सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ज्वालामुखी कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सिर्फ वो लिखा है। माउंट स्ट्रोम्बोला के बाद माउंट वेसुवियस, इटली, माउंट एटना, इटली, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका, अफ्रीका में देश है, कीनिया में है ये, सॉरी, माउंट किलीमंजारो, इट इज इन तंजानिया, अफ्रीका में। माउंट केनिया, केनिया में है, केनिया अफ्रीका में है। माउंट कैराकोटा, इंडोनेशिया। माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। माउंट एंगुंग, Indonesia. So these all are the important volcano. It's Agung. So these are the major volcanoes. प्रमुख ज्वालामुखी। सब चोटियां कैसी हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, सो यहाँ अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया वोल्केनो। Next topic is rocks. Is there any doubt or confusion in volcano? Yes, please message me. Clear है? तीनों चैप्टर, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर,
अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इज दिस क्लियर? यस, प्लीज रिप्लाई फास्ट. ओके, साइड. मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट और माइनर बेल्ट. मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में ज्वालामुखी नहीं आएगा, वो भूकंप में है ना. ठीक है. कॉन्टिनेंट के जो, जहां अभी मैंने बताया था हिमालय और ईरान वाला एरिया, जहां दो जमीन की प्लेट, मिड कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में. इज इट क्लियर? तो वहां ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, हिमालय में ज्वालामुखी नहीं फटता है. तो भूकंप में क्षेत्र है मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, लेकिन ज्वालामुखी में मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट नहीं आएगा. क्लियर है मोहिनी? यस हर्षिता, ओके. मैम, सबसे ज्यादा हाइट किस वोल्केनो की है? सबसे ज्यादा ऊंचा है माउंट अकैनकागुआ, लेकिन वो क्या है? डेड वोल्केनो है, मृत ज्वालामुखी. अकैनकागुआ कहाँ गया? ये रहा. ठीक है. अगर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे, माउंट अकैनकागुआ. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, तो वो है ओजस दल सलादो. क्लियर? अभी कई कई जगह ये पूछा होता है हाईएस्ट वोल्केनो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और वहां आंसर दिया हुआ होता है माउंट कोटोपैक्सी, क्योंकि माउंट कोटोपैक्सी इक्वेटर पे है, और अर्थ का बल्ज ज्यादा होता है इक्वेटर पे इन कंपैरिजन टू दी अदर एरियाज. तो पृथ्वी के सेंटर से अगर हम हाइट ले लें तो कोटोपैक्सी फिर आ जाता है. ठीक है. लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई हम ले रहे हैं, तो हाईएस्ट अकैनकागुआ. हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इज ओजस दल सलादो. ठीक. ओके ओके अस्मित. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स, चट्टान. यस, व्हाट इज रॉक? चट्टान क्या होता है? व्हाट इज रॉक? चट्टान क्या होती है? प्लीज मैसेज. व्हाट इज रॉक? चट्टान क्या होता है? अच्छा चलिए ये बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड माउंटेन? चट्टान और पहाड़ में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड माउंटेन? फास्ट. Yes, Ashmit, solid part of earth crust is rock. Okay. And what is difference between rock and mountain? रॉक और माउंटेन में क्या अंतर है? रॉक और माउंटेन में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड माउंटेन? Yes, rock is what? Anything which is naturally forming the solid part of earth. हर वो चीज जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ठोस भाग बनाती है उसको चट्टान कहते हैं.
ठीक है ना। अगर हम मान लें ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, ठीक, तो यहाँ धरती के अंदर नीचे भी तो चट्टान है, ठीक है, तो ये भी तो सॉलिड पार्ट है, तो आप इसको रॉक कह रहे हो। हर वो चीज जो नेचुरली पृथ्वी का ठोस भाग बनाती है। मैम माउंट वोल्केनो से बना होता है और रॉक स्टोन से बनी होती है। अच्छा, ज्वालामुखी तो पहाड़, सारे पहाड़ ज्वालामुखी से बने हैं अमन। हिमालय भी ज्वालामुखी से बना है। तो फिर ठीक है, तो रॉक क्या है? हर वो चीज जो नेचुरली पृथ्वी का ठोस भाग बनाती है वो रॉक है, ठीक है। चाहे वो पृथ्वी की सतह के नीचे हो, चाहे वो पृथ्वी की सतह के ऊपर हो, ये भी तो ठोस है, तो ये भी रॉक है। सो हर वो चीज जो नेचुरली पृथ्वी का ठोस भाग बनाए वो चट्टान है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उस चट्टान की ऊंचाई पृथ्वी की सतह के ऊपर है तो हम उसे पहाड़ कहेंगे। माउंटेन प्लेट के टकराने से बनते हैं। हाँ जी, पहाड़ प्लेट के टकराने से बनते हैं, लेकिन पहाड़ भी तो चट्टान के ही बने होते हैं, ठीक है। तो चट्टान क्या है? हर वो चीज जो नेचुरली पृथ्वी का ठोस भाग बना रही है, चाहे वो धरती के अंदर हो या धरती के ऊपर हो, वो रॉक है। हाँ, अगर वो पृथ्वी की सतह से ऊंचे हैं तो हम उनको पहाड़ कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सभी पहाड़ चट्टान के बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी चट्टान पहाड़ हो। All mountains are made up of rocks, but it is not necessary that all rock is mountain. Clear है? So हर वो चीज जो नेचुरली पृथ्वी का ठोस भाग बनाए वो चट्टान है। अब आप देख रहे हो दिल्ली में जगह जगह पर मेट्रो के पिलर्स लगे हुए हैं, तो क्या ये मेट्रो के पिलर को हम चट्टान कहेंगे? वो भी तो ठोस है, लेकिन चट्टान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, नेचुरली नहीं है, इंसान ने बनाए। हाँ, अगर यही पिलर नेचुरल होते, प्राकृतिक होते, तो हम इसको भी चट्टान कहते, कहते कि नहीं? ठीक है। सो रॉक इज व्हाट? एनीथिंग विच इज फॉर्मिंग द नेचुरली विच इज फॉर्मिंग द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। और ये चट्टान बने किससे हैं? मिनरल्स, खनिज पदार्थ से। हमने देखा था क्रस्ट किससे बना है, मैंटल किससे बना है? मिनरल से। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे खनिज पदार्थ आके इकट्ठे हो गए, ठोस हो गए, बॉन्डिंग हो गई, और ये जो ठोस पदार्थ बना उसी को हम चट्टान कहते हैं। तो चट्टान मेनली बनी किससे है? मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे हो गए तो क्या बना? चट्टान। तो हम क्या कह सकते हैं? चट्टान क्या है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच इज नेचुरली फॉर्मिंग दी सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। लिख लीजिए, रॉक, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच इज नेचुरली फॉर्मिंग द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। चट्टान ये खनिज पदार्थ का मिश्रण है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ठोस भाग बनाते, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ठोस भाग बनाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस चट्टान का इरोजन होना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, आई एम रिपीटिंग। रॉक, चट्टान क्या है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच इज नेचुरली फॉर्मिंग द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। चट्टान ये खनिज पदार्थ का मिश्रण है
जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ठोस भाग बनाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन चट्टान पे धूप गिरेगी, हवा चलेगी, बारिश होगी, तो इससे क्या होगा, चट्टान का इरोजन होना शुरू हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, चट्टान के टुकड़े हो जाएंगे। ये टुकड़े हवा के साथ, पानी के साथ, कहीं खड्डे में, लो लाइंग डिप्रेशंस में जाकर के जमना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद। तो लिख लीजिए सेडिमेंट्स, दीज आर द पीसेस ऑफ रॉक्स। चट्टान के टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। यही चट्टान के टुकड़े जब ज्वालामुखी से निकलते हैं हम कहते हैं पाइरोक्लास्ट। यहाँ पे ये चट्टान के टुकड़े किस वजह से हुए, हवा से, धूप से, पानी से, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, सेडिमेंट्स। सेटल हो गए, कहाँ जाके सेटल हो गए, अब ये पहाड़ है, इस पहाड़ से नदी बह रही है, तो साथ में चट्टान को काटती हुई लाएगी, तो काटती हुई लाएगी तो कहाँ ले जाएगी, यहाँ खड्डे में, लो लाइंग डिप्रेशंस में लाके यहाँ जमा करती जाएगी। इनको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्स, अवसाद, पीसेस ऑफ रॉक्स। यही अवसादों का आगे चल के और ज्यादा बारीक टुकड़े हो गए, इतने बारीक अब इससे ज्यादा बारीक नहीं हो सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल, मिट्टी। ठीक है ना, तो सॉइल इज व्हाट, फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स। सो लिख लीजिए, सॉइल इज व्हाट, फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स। चट्टान के बारीक कण को मिट्टी कहते हैं। चट्टान के बारीक कण को मिट्टी कहते हैं। फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स इज सॉइल। चट्टान के बारीक कण को मिट्टी कहते हैं। फाइन पार्टिकल ऑफ रॉक्स इज सॉइल। ठीक, तो ये चीज क्लियर है। मिनरल्स इकट्ठे हुए, चट्टान बनी, चट्टान का इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स हो गए, उनका और ज्यादा इरोजन हो गया, मिट्टी हो गए। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर? चट्टान कितनी तरह की होती है? प्लीज मैसेज, चट्टान कितने तरह की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर? यस, 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं वो? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक, यस मोहिनी, और टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टान के प्रकार। फर्स्ट इज इग्नियस, यस हर्षिता, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। यस रवीना। Yes, what is the difference between sedimentary rock and igneous rock? Yes, Ashmit, sedimentary rock और metamorphic rock में क्या अंतर है? Yes, हर्षिता, रवीना, मोहिनी। टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 तरह की चट्टान होती है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। Second is sedimentary rock, अवसादी चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित
या रूपांतरित चट्टान। So 3 types of rocks. आग्नेय, अग्नि, अग्नि की तरह गरम लावा के जमने से जो चट्टान बनती है दैट इज इग्नियस रॉक। यस अश्मित, इग्नियस जो है कूलिंग ऑफ मॉल्टन मैग्मा से बनती है, सेडिमेंट्री जो है मिनरल्स पार्टिकल की लेयर्स से बनती है। ओके और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते? मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? देखो ये तो आपका आंसर ठीक है, इग्नियस रॉक वाला। लावा के जमने से पृथ्वी की सतह पर जगह जगह पे ज्वालामुखी फट रहे हैं। आज आपको ज्वालामुखी कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस समय धरती बनी थी उस समय क्या हुआ? अर्थ की सतह का तापमान 1000 डिग्री था, धरती पे पानी नहीं था। 1000 डिग्री पे पानी कहाँ से आएगा? और जगह जगह पे सिर्फ वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है हजारों सालों तक, और ये लावा निकलता गया, जमता चला गया, इस वजह से तो क्रस्ट मोटी हुई। ठीक है, और लावा के जमने से जो चट्टान बनती है, ये लावा के जमने से चट्टान बनी, सबसे मजबूत चट्टान है ये इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, अग्नि की तरह गरम लावा। ठीक है, ये सच में हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस सेडिमेंट्री का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। क्लियर? सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक। देखो एक बार आग्नेय चट्टान बन गई, अब इसका इरोजन होगा, अपर्दन होगा, तो इसके अवसाद सेडिमेंट्स कहीं खड्डे में, लो लाइंग डिप्रेशन में जमना शुरू हो जाएंगे, परत दर परत जमते चले जाएंगे। जैसे ये यहाँ जम रहे, जैसे नदी से चट्टान पहाड़ को तोड़ के ला रही है, तो परत दर परत जाने कितने अवसाद यहाँ जमे होंगे। तो जब ये ऊपर चट्टानें जमती चली जा रही हैं, तो जो पत्थर या अवसाद सेडिमेंट्स नीचे दब गए, ऊपर वाली चट्टानों का वजन इस पर पड़ रहा है। सो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दबाव लगेगा दबाव की वजह से ये चट्टान के टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं, और फिर से एक परत दर परत ही सही, कमजोर ही सही, लेकिन एक चट्टान बन जाती है। ठीक है ना? सो जो नीचे वाली परत है, इन पे वजन बहुत ज्यादा पड़ेगा ऊपर वाली लेयर्स का, उसकी वजह से ये ठोस हो जाती हैं हाई प्रेशर की वजह से। और ऐसी रॉक को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। यस हर्षिता, sedimentary rocks formed from layers of sand, dead plants and animals. Very good. ठीक है ना? यहाँ पे एनिमल्स के अवशेष, प्लांट्स के अवशेष सब यहाँ पर गिर रहे हैं और सब जमते चले जा रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक। हमारे घर में गमले होते, अगर गमलों की खुदाई हम 3-4 महीने ना करें तो धीरे धीरे गमले में मिट्टी ठोस हो जाती है। इतनी ठोस हो जाती है कि आप उस गमले में पानी डालो तो पानी भी ऊपर ही ठहर जाता है, अंदर नीचे नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि मिट्टी ठोस हो गई। सोचो गमले में 3-4 महीने में मिट्टी इतनी ठोस हो गई, तो जो मिट्टी धरती में नीचे दब जाती है वो कितनी ठोस हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो एक चट्टान बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सो ये हो गई सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। अभी चट्टान बन तो गई, लेकिन ऊपर तो इस पे और मिट्टी जमती चली जा रही है,
और मिट्टी जमेगी तो ये वाली चट्टानें और नीचे दबेगी। जब ये मिट्टी और ज़्यादा नीचे दब जाएगी और ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से इनका फॉर्म, इनका रूप बदल जाएगा, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। सच रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। ऐसे एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित होती रहती है। क्लियर है? अब ये मेटामॉर्फोसिस भी हो गया, लेकिन ऊपर तो सेडिमेंट्स और जमते चले जा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा नीचे दबेगी और नीचे दबेगी, ये पहुंच गई एस्थीनोस्फेयर लेयर तक। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, चट्टान पिघल गई, ये फिर से बन गई मैग्मा और फिर किसी ज्वालामुखी से बाहर आएगी। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस चल रहा है, इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल, चट्टान चक्र। हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं इस चक्र को पूरा होने में। एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित होती रहती। क्लियर है? ठीक है ना? तो इग्नियस रॉक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमने देखा था एसिड लावा जमता है तो ग्रेनाइट बनती है। तो ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान है? इग्नियस रॉक। बसाल्टिक रॉक बेसिक लावा से बनता है, तो वो कैसी चट्टान है? इग्नियस रॉक। क्लियर? तो लिख लीजिए आप, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान वह चट्टान है जो लावा के जमने से बनती है। Igneous rock is that type of rock which is formed by solidification of lava. Example, granite rock, basaltic rock. Granite rock, basaltic rock. फिर नेक्स्ट लिखिए सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। It is that type of rock which is formed by deposition of sediments which is formed by the deposition of sediments. अवसादी चट्टान अवसादी चट्टान वह चट्टान है जो अवसादों के जमने से बनती है। अवसादी चट्टान वह चट्टान है जो अवसादों के जमने से बनती है। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट इज फॉसिल्स? जीवाश्म क्या होते हैं? व्हाट इज फॉसिल्स? मैम थोड़ा धीरे बताइए इंग्लिश में। ओके ओके, लिखिए it is that type of rocks which is formed by the deposition of the sediments. अवसादी चट्टान वह चट्टान है जो अवसादों के जमने से बनती है।
अवसादों के जमने से बनती है। ठीक है। व्हाट इज फॉसिल्स? जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल्स। और जीवाश्म किस तरह की चट्टान में मिलेंगे? यस मोहिनी। फॉसिल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन्स नहीं, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स preserved remains of ancient animals and the plants. Yes. किस तरह की चट्टान में मिलेंगे? किस तरह की चट्टान में मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है ना। देखो यहाँ तो प्लांट एनिमल का अवशेष मिलना मुश्किल है क्योंकि तो लावा के जमने से बना है। ये सचमित सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा। यहाँ तो मिल नहीं सकता क्योंकि तो ज्वालामुखी लावा से जमने से बना, तो यहाँ एनिमल प्लांट्स के अवशेष कहाँ से आएंगे? और यहाँ इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर की चट्टान का ही रूप बदल गया, तो एनिमल और प्लांट के अवशेष कहाँ मिलेंगे? ठीक है ना। ये जैसे ये यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन थी तो यहाँ पर पेड़ गिर गया। ठीक है। या अगर नदी है, यहाँ मछली मर गई, मछली मर गई। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? नदी तो लाती जाएगी, सेडिमेंट्स जमा करती जाएगी, ये चट्टानें ऊपर जमा होती जा रही हैं, ये चट्टानें ऊपर जमा होती जा रही हैं। ठीक है। तो मछली तो नीचे ही दब गई ना, वो पेड़ तो नीचे ही दब गया कि नहीं? अंदर दिख रही है ना मछली, पेड़ दिख रहा है ना। ठीक है ना। सो ये होते हैं फॉसिल्स। अब जब ये अंदर दब गए तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसका सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो जाएगा, हार्ड पार्ट की छाप या बोन्स के रिमेन्स चट्टानों में बीच में दबे रह जाते हैं, इसे फॉसिल्स कहते हैं। हाँ जी, स्टम्प फॉसिल्स बनता है। ठीक है ना। सो ये जो फॉसिल्स बन रहे हैं, ये फॉसिल्स हमें किस तरह की चट्टान में मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है। तो जहां सेडिमेंट्री रॉक्स आप लिख रहे हो वहीं एक लाइन और लिख लीजिए, द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जीवाश्म अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स मर गए, बहुत सारे जीव मर गए, सबकी हड्डियां इकट्ठी हो गई। ठीक है। अब ये हड्डियां जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई, सॉफ्ट पार्ट तो इरोड हो गया, पीछे रह गई हड्डी। बहुत सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई। हड्डियां क्या हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे जैसे ऊपर मिट्टियां जमती चली जाएगी, तो ये जो एनिमल और प्लांट के अवशेष यहाँ दबे हैं, ये जो हड्डियां हैं, ठीक है, सब चूरा चूरा हो जाएगी। और क्या होगी? सब चूरा चूरा जमती चली जाएगी, एक चट्टान बन जाएगी। और उसी चट्टान को हम क्या, ये क्या है? फॉसिल्स। ठीक। एनिमल और प्लांट्स के अवशेष। हड्डियां क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत सारी हड्डियां मिल गई, चूरा चूरा हो गया और चट्टान बन गई, उसी को हम कहते हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर, ऐसे ही बनता है। ठीक है। सो लाइम स्टोन इज व्हाट? अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब इस पर ऊपर जैसे जैसे और सेडिमेंट जमता जाएगा तो ये चूना पत्थर और दबता जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस चूना पत्थर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मार्बल। देखो मार्बल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फिजिकल केमिकल फॉर्म इज चेंज, फिजिकल फॉर्म इज डिफरेंट। इस तरह से मार्बल बनता है। इसका मतलब हम जितनी गहराई से निकालेंगे मार्बल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। सफेद मार्बल होते हैं ना, पर कई होता है लो क्वालिटी मार्बल 2-3 साल में पीला पड़ जाता है। ठीक है ना। कच्चा मार्बल वो पूरा ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ,
इस वजह से वो पीला पड़ गया। तो लाइमस्टोन किस तरह की चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, यस, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, उसी तरह से कोयला, ये पेड़ है, पेड़ जब दब जाते हैं नीचे, आप सोचो पेड़ जब नीचे दब जाएंगे तो कोयला बन जाते हैं। सो कोयला इसी तरह से बनता है कि नहीं? सो टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर? कोयला कितनी तरह का होता है? कोयला कितनी तरह का होता है? यस, यस, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स तो है। कितनी तरह के होता है कोयला? यस, प्लीज रिप्लाई। व्हाई अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग? तीन तरह का होता है। कौन से तीन तरह का? यस प्रांशु। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट। ब्यूटिमिनस। यस अश्मित, 5 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट कोल, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयला 4 तरह का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, मेनली ये 4 तरह के ही होते हैं। ठीक है ना? मेनली इन सब में क्या अंतर होता है? कार्बन कंपोनेंट, है ना? अगर कार्बन कंपोनेंट 80 से 85% है, सबसे अच्छा कोयला यही होता है, एंथ्रेसाइट। 70 से 75% है कार्बन, तो हम उसे कहते हैं बिटुमिनस कोल। 50 से 55% कार्बन है तो लिग्नाइट। 30 से 35% कार्बन है तो पीट। सबसे खराब क्वालिटी का कोयला पीट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, राइट? यस अश्मित, कैनल कोल। सो मेनली ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो ये अलग अलग तरह के कोयले कैसे बनते हैं? यस अश्मित, अलग अलग तरह के कोयले कैसे बनते हैं? यस, concentration of carbon is different in every type of coal। वो तो मैं ही बोलती जा रही हूँ कि सब में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है।
ठीक है, तो ये अलग अलग कोयला बन कैसे रहा है, मेनली क्या है, ये लकड़ी, ये लकड़ी दब गई जमीन में, अब ऊपर मिट्टी जमती जा रही है, मिट्टी जमती जा रही है तो ये लकड़ी नीचे दबती चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखो लकड़ी में मेनली दो ही चीज है, या तो है इसके अंदर कार्बन या है पानी, ठीक है ना। तो जब लकड़ी बहुत ज्यादा नीचे दबती जाएगी, इसका पानी सूखता जा रहा है, रेशियो कार्बन का नहीं बढ़ रहा, रेशियो पानी का कम हो रहा है। लकड़ी दबी, थोड़ा पानी इसका सूख गया, ये लकड़ी बन गई पीठ। अभी लकड़ी और ज्यादा नीचे दबी, इसका पानी और सूख गया, ये बन गई लिग्नाइट। यही लकड़ी और ज्यादा नीचे दब गई, पानी और सूख गया, यही बन गई बिटुमिनस। यही लकड़ी जब और ज्यादा नीचे दब गई तो यही कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला वो कोयला है जिसमें पानी बिल्कुल ही सूख गया है। कार्बन इज मोर परसेंटेज एंड लेस परसेंट वाटर वॉलेटाइल। हाँ जी अश्विन, पूरी कहानी जितनी भी आपने लिखी सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये है पानी सूखता जा रहा है। कोयला वो सबसे अच्छा होता है जिसका पानी कंटेंट सबसे कम होता है, ठीक है। यानी आज की तारीख में आप देख रहे हो, आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले जहां जहां पेड़ दबे होंगे, आज हमें वहां पर एंथ्रेसाइट कोल मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व जहां जहां पेड़ दबे होंगे, आज हमें वहां बिटुमिनस कोल मिलता है। क्लियर? यानी लेटेस्ट में जो पेड़ दबे होंगे वहां हमें पीट मिलेगा। तो जो सबसे लेट दबा, यानी अभी उसमें पानी है, लकड़ी गीली है, पीट, इसलिए तो कहते हैं पीट अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता। ये जो परसेंटेज कार्बन की बात कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री तक ठीक है, ज्योग्राफी में कोयला ऐसे बन रहा है, चट्टान दबती जा रही है, पानी सूखता जा रहा है। अब आपकी इच्छा है, आप इसको कितनी भी वैरायटी टाइप्स ऑफ कोल बना लो परसेंटेज के बेसिस पर। इज इट क्लियर? मेजर क्लासिफिकेशन इज दीज 4 टाइप्स ऑफ कोल। ठीक, तो कोल इज व्हाट? अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब यही बन तो गया, लेकिन ऊपर तो मिट्टी दबती जा रही है, ये पेड़ और नीचे दबता जा रहा है। तो जब ये पेड़ और ज्यादा नीचे दब जाएगा, ये पहले तो कन्वर्ट हो गया किसमें? कोल। ये और ज्यादा नीचे दब गया तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, रूपांतरण हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड, हीरा बन जाएगा, है ना। इसलिए तो कहते हैं कोयले की खान में हीरा मिलता है, क्योंकि कोयला ही ज्यादा तप करके हीरा बन जाता है। कहते हैं ज्यादा मेहनत करो तो हीरा बन जाओगे। देखो, ह्यूमन नेचर इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द नेचर, है ना। तो जो ज्यादा मेहनत करते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, फिर उनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और वो हीरा बन जाते हैं, है ना। आज अभी आप लोगों की क्या चल रही है? मेटामॉर्फोसिस स्टेज चल रही है। तो जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, रगड़ने जाओगे, बहुत तपस्या होगी, फिर बाद में सिलेक्शन होगा, तो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो डायमंड बन जाओगे कि नहीं, हीरा। ठीक है, अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से कोयला हीरा बन जाता है। ठीक है अर्पित, एंथ्रेसाइट क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम, लेकिन मेटामॉर्फोसिस हो गया, हीरा बन गए। ठीक है ना। या फिर ग्रेफाइट भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर कितना है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये किस तरह की चट्टान हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन किस तरह की चट्टान? सेडिमेंट्री रॉक। मार्बल, मेटामॉर्फिक रॉक। मोटे दाने की मिट्टी होती है, सैंड। सैंड, मोटे दाने की मिट्टी जब जम जाएगी तो चट्टान बन जाएगी, सैंड। सैंड क्या होती है? मोटे दाने की मिट्टी। तो इससे जो चट्टान बन गई उसी को हम कहते हैं बालू पत्थर, बालुआ पत्थर।
ये आपने देखा गुलाबी पत्थर, लाल रंग का पत्थर, पीले रंग का पत्थर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आता है। ये सब क्या है? सैंड स्टोन, बालुआ पत्थर। तो ये कैसी चट्टान हो गई? सेडिमेंट्री रॉक। और अब क्वेश्चन आ जाए इनमें सबसे मजबूत चट्टान कौन सी है, तो जो लावा से बनी, इग्नियस रॉक। सबसे कमजोर चट्टान कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। इसलिए तो इन्हीं से मूर्तियां बनती हैं, सैंडस्टोन से। आपके लाल किला, राष्ट्रपति भवन, ये सब किससे बना है? सैंडस्टोन पत्थर से बना है। ठीक है ना? तो इसमें खुदाई अच्छे से हो सकती है। तो ये चीज क्लियर है कैसे एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित होती रहती है। तो लास्ट लिख लो, मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। When the rocks gets buried, when the rocks gets buried deep below the earth surface, deep below the earth surface, then under high temperature and high pressure, its physical or chemical form gets changed. Its physical or chemical form gets changed. Such rock is known as metamorphic rock. आप लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल लिख लिया था ना। कोल हो गया, लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स है। सबसे ज्यादा वैरायटी सेडिमेंट्री रॉक्स की ही है। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जब चट्टान पृथ्वी में अधिक गहराई में दब जाती है, तब उच्च दाब और उच्च तापमान की वजह से इनका रूपांतरण हो जाता है। इस तरह की चट्टान को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है ना? तो उसकी एग्जाम्पल लिख लो, डायमंड है, ग्रेफाइट है, मार्बल है। तो इग्नियस रॉक जो हो गई, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनेगी? ऑब्वियसली इग्नियस रॉक। प्राइमरी रॉक हो गई ये, प्राथमिक चट्टान। इसका कायांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। सेकंड नंबर पे बन रही है तो इसको हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है ना? और इन्हीं का रूपांतरण हो जाए तो टर्शियरी रॉक, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक को टर्शियरी रॉक भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक को टर्शियरी, सबसे लास्ट में ये बन रही है ना टर्शियरी रॉक। और जरूरी नहीं है मेटामॉर्फोसिस सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक का हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली इग्नियस चट्टान का इरोजन नहीं हुआ, ये चट्टान जब जमी इसके ऊपर ही मिट्टी जमने लग गई तो ये भी दब जाएगी। अगर इग्नियस रॉक भी बहुत ज्यादा गहराई में दब जाएगी तो ये भी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। जैसे ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट दब गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना?
तो अपने प्राइमरी रॉक में तो आ गई ग्रेनाइट रॉक, ठीक, और बसाल्टिक रॉक। ऐसा हो सकता है कि इसका डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये खुद ही डायरेक्ट दब गई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नीस में। बसाल्टिक रॉक का डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगी एम्फीबोलाइट या फिर ग्रीन सिस्ट, ठीक है। यहाँ एनिमल्स रिमेन्स या बोन्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बोन्स के जमने से जो चट्टान, मैं इधर लिख रही हूँ, देखो मान लो ये रॉक है, पहाड़ है, तो इरोजन होगा तो सबसे पहले जब धूप पानी गिरेगा तो इससे बारीक मिट्टी आके नीचे गिरेगी, ठीक है ना। तो बारीक मिट्टी नीचे आके गिरेगी तो सबसे पहले क्या आती है, क्ले, चिकनी मिट्टी, क्ले। और क्ले, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के जमने से क्या बन जाएगा, स्लेट, सिस्ट, ठीक है। क्ले के बाद अगर सैंड है, मोटे दाने की मिट्टी, पहले तो बारीक मिट्टी जाएगी नीचे, चिकनी मिट्टी, ठीक है ना। पहाड़ का जब इरोजन होना शुरू होगा, सबसे पहले बारीक मिट्टी, ऐसे पूरा इमेजिन करो पूरी पिक्चर कि पहाड़ का इरोजन होगा तो देखो सबसे पहले बारीक दाने की मिट्टी जाएगी, बारीक मिट्टी निकलेगी तो फिर बाद में मोटे दाने की मिट्टी निकलने लगेगी, मोटे दाने की मिट्टी निकली तो फिर बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आके नीचे गिरना शुरू होंगे, और मिट्टी आई तो उसके बाद ऊपर से पेड़ पौधे आके नीचे गिरना लगेंगे और दबने लग जाएंगे, पेड़ पौधे गिरेंगे, उसके बाद एनिमल्स आके दबने लग जाएंगे, और ये जैसे जैसे लेयर में गिरते जा रहे हैं ऐसे ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर चट्टान की बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी मिट्टी जाकर के नीचे गिर रही है, तो क्या बना, क्ले, है ना। तो क्ले के दबने से क्या बनेगा, सिस्ट नहीं, स्लेट, स्लेट, ठीक है। क्ले गई तो क्ले दब गई, इससे क्या बनेगा, स्लेट, ठीक है। सैंड, मोटे दाने की मिट्टी आके अब यहां गिर रही है, सैंड, तो इससे क्या बन जाएगा, मोटे दाने की मिट्टी जब जमेगी, सैंड स्टोन, तो सैंड स्टोन तो क्या हो गई, सेडिमेंट्री रॉक। लेकिन यही सैंड स्टोन जब बहुत ज्यादा गहराई में दब जाएगा, बहुत ज्यादा गहराई में दब जाएगा, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है, सैंड। फिर अब मोटे दाने की मिट्टी आने लग गई, उसके बाद अब क्या क्या आएगा, पेड़ पौधे, ठीक है ना, ट्रीज, वेजिटेशन, पेड़। तो वेजिटेशंस जब आके गिरेंगे तो उसी से क्या बनेगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये चीजें बन जाएंगी। तो ये सब कहाँ बन रही हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और ये कोल ही जब और ज्यादा गहराई में दब जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड या फिर ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। ये सब क्या है, यहां पर जो लिस्ट बन रही है अपने, किसकी बन रही है, मेटामॉर्फिक रॉक की।
अच्छा ये बताओ पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल किससे बनता है? यस, डेड प्लांट से। यस मोहिनी, फॉसिल से पेट्रोल बनता है। तो प्लांट से कोयला बनेगा कि पेट्रोल? प्लांट से कोयला बनेगा या फिर पेट्रोल? डेड एनिमल से तो पेट्रोल बनेगा। यस अब्दुल, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मतलब पेड़ दबा तो कोयला बन गया, एनिमल्स दब गया तो पेट्रोल बन गया, राइट? यस आप कह रहे हो मोहिनी डेड प्लांट्स, मतलब प्लांट से ही कोयला बनेगा, प्लांट से ही पेट्रोल बनेगा। तो कब पेट्रोल बनेगा? यस यस अश्मित, मैम फॉसिल से पेट्रोलियम बनता है। हाँ तो फॉसिल से ही तो कोयला भी बन रहा है, यही तो मैं कह रही हूँ। पेड़ अगर दबा तो वो भी तो फॉसिल्स है ना। तो कब पेट्रोल बनेगा तब कब कोयला बनेगा? यस, व्हाई अदर्स आर नॉट आंसरिंग? हम्म, यस मैम, ऑयल से प्योरिफिकेशन करके तो पेट्रोल बनता है। हाँ वो तो है ही। खैर देखो, कोयला तो पेड़ों से ही बनेगा। पेट्रोल जो है एनिमल्स के अवशेष से भी बनता है और पेड़ के अवशेष से भी बनता है। तो भाई एनिमल्स के अवशेष से तो चलो पेट्रोल बन गया, पेड़ों से कब पेट्रोल बनेगा कब कोयला? ठीक है ना? पेड़ों से दोनों चीज बनेगी, कोयला भी बनेगा पेट्रोल भी बनेगा। डिपेंड करता है कि ये चीज कैसे नीचे दब रही है। यस मोहिनी, दोनों बनता है पेड़ों से। पेट्रोल भी बनेगा कोयला भी बनेगा। कोई भी चीज जब अचानक से दबेगी तो तेल निकल जाएगा कि नहीं? ठीक है ना? तो जो पेड़ अगर बहुत तेजी से दब रहे हैं, जहाँ इरोजन रेट बहुत फास्ट है, तो क्या होगा? पेड़ पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही चीज बहुत स्लो प्रोसेस है तो वो कोयला बनता है। ठीक है ना? सो ये एनिमल प्लांट्स के अवशेष हो गए। अगर एनिमल्स, ये वेजिटेशन हो गए एनिमल्स। एनिमल्स के अवशेष जब गिरेंगे, बोन्स, तो उससे क्या बनेगी? दो चीज बन सकती है। या तो लाइमस्टोन बनेगा, चूना पत्थर। अगेन प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाई प्रेशर हुआ तो चूना पत्थर बन जाएगा, लो प्रेशर हुआ तो चौक बन जाएगी। लो प्रेशर पे चौक बन जाएगी। ठीक है?
तो मोटा मोटा चल रहा है, क्ले हो गया, सैंड हो गया, पेड़ गिर गए, एनिमल्स गिर गए। ऐसा भी हो सकता है अल्टरनेट लेयर, बारीक मिट्टी, मोटे दानों की मिट्टी एक साथ आके गिर सकती है, उसको कहते हैं शेल। ठीक है ना? तो शेल क्या है? अल्टरनेट लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, इसको शेल कहते हैं, शेल। और शेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और यही बहुत ज्यादा गहराई में दब गई तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी? सिस्ट। या तो सिस्ट में बदल जाएगी या स्लेट में बदल जाएगी। ठीक है? ठीक है, अब और ऊंचाई पे धीरे धीरे यहां भी पेड़ गिरेंगे। अब यहां जो पेड़ गिरेंगे, वेजिटेशन, ये परत दर परत जमती चली जा रही है। यहां जो वेजिटेशन दबेगा तो यहां से कौन सा कोयला बनेगा? पीट। ठीक है ना? ये जो पहले दब गया था उससे क्या बना? एंथ्रेसाइट कोल बना। ठीक, पहाड़ का इरोजन होता चला जा रहा है, अपना पहाड़ छोटा पड़ गया। ठीक, और अगर यहां पर कैल्शियम का डिपॉजिशन, चट्टानों में कैल्शियम भी तो होता है, ठीक है ना? कैल्शियम का डिपॉजिशन अगर ज्यादा है तो क्या बन जाएगा? रॉक सॉल्ट, हम जिसको कहते हैं सेंधा नमक। चट्टानों से जो नमक निकलता है उसी को तो सेंधा नमक कहते हैं ना। तो रॉक सॉल्ट कैसी तरह की चट्टान हो गई? सेडिमेंट्री रॉक, जब कैल्शियम का डिपॉजिशन जिस जगह पर ज्यादा हो जाए। ठीक है? अगर ये सब एनिमल्स के अवशेष से भी बन सकते हैं। ठीक है ना? कैल्शियम का डिपॉजिशन कैल्शियम सल्फेट के रूप में भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया? जिप्सम। तो जिप्सम किस तरह की चट्टान है? जिप्सम, जिप्सम भी कैसी हो गई? सेडिमेंट्री रॉक। ये अपना पहाड़ का हाइट बढ़ा ले। ठीक है ना? जिप्सम। सो जिप्सम इज अ टाइप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो इनके मेटामॉर्फोसिस स्टेज तक बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है? जिप्सम। और सूखा इलाका अगर है तो हवा का डिपोजिशन हो जाएगा लॉयस। लॉयस क्या होते हैं? एरिड एरिया, सूखे क्षेत्र में हवा के द्वारा लाए गए निक्षेपण जमने से लॉयस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? कंकर होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में देखे होंगे कैल्शियम के नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है? सो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट। तो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यस मैम, कैल्शियम से सॉल्ट बनेगा तो आयोडीन कहाँ से आएगा? यहाँ पे ये एनिमल्स है ना, एनिमल्स, दिस इज द रीजन है ना। यहाँ जो एनिमल्स हैं, चट्टानों में मिनरल्स है, एनिमल्स के अवशेष हैं, तो वहां से आयोडीन आ सकता है। ठीक, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ये जो व्रत में है ये नमक इसीलिए खाया जाता है क्योंकि यहाँ ये जो नमक बन रहा है, एनिमल्स के जो अवशेष हैं बहुत ज़्यादा दबे होंगे तभी तो चट्टान बन गए, तो प्योरिफिकेशन हो गया। ठीक है ना? ये चीज़ प्योरीफाई हो गई है अब, तो हम इसको व्रत में खा सकते हैं। लेकिन जो नमक हमारे सागर के किनारे से आता है, जो नॉर्मल सॉल्ट आप खाते हो रोज़, उसको व्रत में इसीलिए नहीं खाते क्योंकि वो भी एनिमल्स के अवशेषों से बनता है, सॉल्ट से बनता है। तो वहाँ सागर के किनारे काफ़ी जीव मरे हुए भी होते हैं, उनके अवशेष भी उस नमक में आ जाते हैं, इसलिए वो नमक व्रत में नहीं खाते।
लेकिन यहाँ ये जो एनिमल्स के अवशेष हैं ये बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फोसिस, इनका सेडिमेंटेशन हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हीट और उसमें इनका प्योरिफिकेशन हो गया। भाई जो एनिमल की बॉडी है ये भी तो पंच तत्वों से बनी है, डेड होती है तो इसी में मिल जाते हैं वापस। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। इग्नियस रॉक का हमने देख ही लिया, ग्रेफाइट और बसाल्ट। बसाल्ट तो ग्रेफाइट का तो हो गया मेटामॉर्फोसिस नीस में, बसाल्ट का हो गया एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट या फिर ग्रीन सिस्ट, ग्रीन सिस्ट, ग्रीन सिस्ट। ठीक है, ये इसी को एम्फीबोलाइट को का ही एक फॉर्म होता है हॉर्न ब्लैंड। तो ये भी टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। एक्चुअल में बसाल्ट के बहुत सारे रूप बन जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इधर जो मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये दो तो इग्नियस रॉक है अलग से, ये आपको पता ही है, और बाकी ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे जैसे चट्टान, इट्स नॉट होम ब्लेंड, अश्मित होम ब्लेंड नहीं है, वो हॉर्न ब्लेंड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया रॉक्स। इज इट क्लियर? सो यहाँ अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया लिथोस्फेयर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज सॉलिड इन स्टेट। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अर्थ का लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ अपना लिथोस्फेयर पार्ट कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी तक जो किया, इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन? देन प्लीज मैसेज मी। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।